Namaste, myself Dr. Anuradha Shukla, Principal Royal College Rajnandgaon. Today I am going to look into the topic sampling methods, and to know about sampling methods, first one should know about what is sample. So here the definition is given. Sample या प्रतिदर्श न्यादर्श कहा जाता है उसको. Sample is a subset of a population which represents the entire group. The subset may be of people, object or items. हिंदी में भी है. न्यादर्श संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा समूह होता है. इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि किसी पर्सन को अपना ब्लड टेस्ट कराना है तो उसका सैंपल लिया जाता है. सिरिंज में कुछ ml ही सैंपल लिया जाता है और उसकी रिपोर्ट जो आती है उस सैंपल की, वो उसकी बॉडी में जितने ब्लड की क्वांटिटी है वो सब पूरे ब्लड पर एप्लीकेबल होती है. तो टेस्ट तो उस छोटे से सैंपल पे किया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट लागू होगी उसकी बॉडी के पूरे ब्लड पे. तो दिस इज सैंपल. यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि ये एक छोटा सा समूह होता है जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है. अब नाउ अबाउट sampling methods. So here you can see that these methods are categorized into two major categories: probability sampling methods and non-probability sampling methods. First we'll see about probability sampling methods. संभाव्य प्रतिचयन विधियां. These are random sampling techniques to create a sample. Every unit of population has equal chance of being selected. इस विधि में अनियत प्रकार से न्यादर्श का चयन किया जाता है तथा प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना बराबर होती है. This can be illustrated through an example. जैसे कि यदि एक टीचर टीचिंग कर रहे हैं अपनी क्लास में, तो हो सकता है कि उनको बीच बीच में अपनी टीचिंग की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए फीडबैक लेना होगा स्टूडेंट से, या स्टूडेंट्स की अटेंटिवनेस चेक करना होगा. तो वो टीचिंग के दौरान बीच में किसी भी स्टूडेंट से रैंडमली क्वेश्चन कर सकते हैं. तो उसमें कुछ प्री डिसाइडेड नहीं होता उनका फ्रेम, बस वो रैंडमली किसी भी स्टूडेंट से XYZ किसी से भी क्वेश्चन कर सकते. तो दैट इज रैंडम सिलेक्शन and that is probability sampling method. The next one is non-probability sampling method, which is contrast to the first one, असंभाव्य प्रतिचयन विधियां. In these techniques, samples are selected non-randomly and based on the technique, based on the subjective judgment of the researcher. इसमें non-randomly select होते हैं. आगे आप देखिए, all members of the population have not an equal chance of participating in the study. इसमें equal chance होता है, equal chance of being selected. इसमें not an equal chance of being selected. इसमें प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना एक जैसी नहीं होती. यह चयन अनुसंधानकर्ता की दक्षता पर निर्भर करता है. यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं. जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में टीचर कहीं से भी सिलेक्ट किया और स्टूडेंट से क्वेश्चन कर लिया, लेकिन इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इस रो के स्टूडेंट से क्वेश्चन करना है और उस डिसीजन के तौर पे उनके सेल्फ जजमेंट के पर बेस्ड वो क्वेश्चन करते हैं. तो दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स. In this diagram, it is shown that probability sampling methods are further divided into 4 subgroups: simple random sampling, cluster random sampling, systematic random sampling, and stratified random sampling. Now we will see one by one. Simple random sampling, ये बिल्कुल exactly probability sampling methods के ही समान होती है. इसमें और अनबायस्ड एप्लीकेशन करने के लिए ये कर देते हैं कि यदि एक टीचर हो सकता है कि क्लास में कोई इसका फेवरेट स्टूडेंट हो तो वो उससे क्वेश्चन करे. इसको अनबायस्ड करने के लिए, ताकि पक्षपात रहित सैम्पलिंग हो, लॉटरी सिस्टम कर देते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के नाम की चिट बना ली जाती है और जो चिट उठाई जाती है उस स्टूडेंट से क्वेश्चन किया जाता है. तो इसको लॉटरी मेथड कहते हैं, जिसमें पक्षपात की संभावना और कम कर दी जाती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, समूह प्रतिचयन. हियर क्लस्टर वर्ड इज यूज्ड. It is indicating to form clusters or small groups. तो इसमें small groups बना लिए जाते हैं
जैसे लिखा है इसमें पूरी जनसंख्या को समूहों या गुच्छों में, क्लस्टर को गुच्छे कहते हैं, इसमें बांट दिया जाता है तथा निर्धारित समूहों की संपूर्ण इकाइयों को चुना जाता है। ये यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आप ज्यादा ठीक से समझेंगे कि यहाँ पर अलग अलग क्लस्टर्स हैं, ग्रुप्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें, यदि एक इंस्टीट्यूशन में हमको कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें हम कल्चरल प्रोग्राम के लिए, जैसे कि किसी इंस्टीट्यूशंस में होता है कि बहुत सारे क्लब्स होते हैं, साइंस क्लब, इकोलॉजी क्लब, डांस क्लब, म्यूजिक क्लब। तो क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो हम जो बच्चों का सिलेक्शन करेंगे वो म्यूजिक क्लब और डांस क्लब में से ही करेंगे। तो ये जो क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, इन दोनों को, ग्रुप्स को छोड़ के इन दोनों ग्रुप्स में से ही सिलेक्शन होगा। दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। देन द नेक्स्ट वन इज सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, नियोजित क्रमिक प्रतिचयन। इसमें the word itself denoting that systematic sampling इसमें की जाती है। This method involves the selection of elements from an ordered sample frame। इसमें संपूर्ण जनसंख्या की सूची बना ली जाती है और निश्चित अंतराल से इकाइयों का चयन किया जाता है। Actually it is a statistical method in which the researcher has to first calculate the sample intervals। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं कि किसी क्लास में 100 बच्चे हैं और उसमें से 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है एज सैंपल। तो यहाँ पर हम 100 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, जो रिजल्ट आया 5। तो जो स्टूडेंट्स जैसे बैठे हुए हैं, हम हर 5th स्टूडेंट का सिलेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से रैंडम सिलेक्शन के द्वारा हम 20, जो हमारा सैंपल साइज है जो हमने डिसाइड किया है, 20 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गई सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि डिसाइड कर लिया गया सैंपल साइज के आधार पे, हर ऑल्टरनेट रो से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर लिया गया है। बिल्कुल इंटरवल जो है, गैप जो है, वो बिल्कुल इक्वल रखा जाता है। देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्तरित वर्गबद्ध प्रतिचयन। इसमें स्ट्रेटा बना लिए जाते हैं, स्मॉल ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। इसमें संपूर्ण जनसंख्या को वर्गों में बांट दिया जाता है। उसके पश्चात उन वर्गों से इकाइयों का चयन अनियत प्रकार से किया जाता है। जैसे यदि एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स है, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए एंड सो ऑन। तो इस तरह से ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, जैसे बीए के स्टूडेंट्स का ग्रुप, बीएससी, इस तरह से। और ये डिसाइड कर लिया जाता है सैंपल साइज के आधार पे कि हर ग्रुप से कितने स्टूडेंट्स का चयन करना है। तो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। तो इस तरह से ये हो गई स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। यदि हम बहुत शॉर्ट में इनका यदि कंपैरिजन देखें तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्लस्टर जो बनाया जाता है उसमें से सारे सैंपल सिलेक्शन उस क्लस्टर में से किए जाएंगे। सिस्टमैटिक में रेगुलर इंटरवल में से सारे बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में जो स्ट्रेटा बनाए गए हैं उसमें से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। क्लस्टर सैम्पलिंग हिट्रोजेनस होती है क्योंकि एक क्लस्टर में अलग अलग ईयर के स्टूडेंट्स रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स रहेंगे। तो ये विजातीय, इट इज हिट्रोजेनस इन नेचर। जबकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है दैट इज होमोजेनस इन नेचर, क्योंकि इस स्ट्रेटा में जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक ही सब्जेक्ट के हैं, बीएससी, बीकॉम जो भी है, और उनकी एज भी एक ही होगी। तो ये होमोजेनस इन नेचर होते हैं। On the contrary, it is heterogeneous in nature. So this is all about probability sampling methods. Now let's focus to non-probability sampling methods, which has 4 types: convenience, purposive, snowball and quota sampling. First one is convenience sampling, सुविधाजनक प्रतिचयन। इसमें रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के आधार पे सैंपल सिलेक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कुछ पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप एक मॉल पे के एंट्रेंस पे खड़े हो गए और जो भी लोग आते जा रहे हैं आप उनको
अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप पैम्पलेट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। जैसे कि इतना नंबर है, तो ये जो रिसर्चर के लिए इजीली अप्रोचेबल रहता है, वो ही सैंपल सिलेक्ट करके वो अपना सैंपल साइज कंप्लीट कर लेते हैं। तो दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इस विधि में अनुसंधानकर्ता न्यायादर्श का चयन स्वयं अपनी सुविधा अनुसार करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, इसमें पहले ही पर्पस डिसाइड कर लिया जाता है, जजमेंट पहले ही कर लिया जाता है। जैसे कि वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस एग्जाम्पल। जैसे कि यदि हमको उन स्टूडेंट्स के बारे में स्टडी करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है जो मास्टर्स करना चाहते हैं, तो हम ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट से बात करके पहले उनकी राय जान लेंगे कि उनका इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन क्या है, उनका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव एम क्या है, और उसमें से जो स्टूडेंट्स मास्टर्स करना चाहते हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उनके ऊपर स्टडी करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जैसे कि इसमें ये ही स्टूडेंट्स मास्टर्स करना चाहते हैं, उनको ही रिसर्चर ने एज सैंपल सिलेक्ट किया है। Now coming to the next one, snowball sampling. इसमें सैंपल साइज ग्रेजुअली बढ़ता जाता है और इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जो लोग सीक्रेट रखना चाहते हैं, ओपनली शेयर नहीं करना चाहते। जैसे कि यदि आप एक विलेज में गए और आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि वहां कितने लोग नशा करते हैं, तो ये कोई बहुत ओपनली शेयर नहीं करेगा। तो इसमें आप एक पर्सन को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेंगे और वो जो आपका विश्वास पात्र है वो एक पर्सन दूसरे लोगों की जानकारी देगा जो नशा करते हैं, और उनसे आप मिलकर और दूसरे लोगों की, अन्य लोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सैंपल साइज बढ़ता जाएगा और दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग बिकॉज in this type of technique the sample grows like a rolling snowball। सैंपल साइज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस विधि में जानकारी दाता आगे की जानकारी के लिए नए सदस्य का मनोनयन करता है। यह विधि तब अपनाई जाती है जब विषय के बारे में खुलेआम बात नहीं की जा सकती। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कोटा सैंपलिंग। इसमें संपूर्ण प्रतिचयन, इसमें पहले कोटा डिसाइड कर लिया जाता है कि हमको जैसे किसी रिसर्चर को स्टडी करना है मेल फीमेल बच्चे पर, तो वो डिसाइड कर लेगा इतने परसेंट फीमेल, इतने परसेंट मेल और इतने परसेंट छोटे बच्चों का सिलेक्शन करना है उसके सैंपल साइज के हिसाब से। या फिर जैसे आप यदि ये स्टडी करना चाहते हैं कि टीचिंग एक्सपीरियंस टीचर्स का जिनका कम है या ज्यादा है, उनकी टीचिंग एफिशिएंसी में क्या फर्क पड़ता है, तो आप उनके टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से उस प्रोपोर्शन में टीचर्स का चयन कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सैम्पलिंग मेथड्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।